हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एकेडमी। मैं तेजस भास्कर भंग, A4 एट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो गाइज हाल ही में आपका प्रीलिम्स हो चुका है। प्रीलिम्स हो गया, एक दिन हो चुका है। आई नो वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, पर कुछ चीज़ों का डिस्कशन होना जरूरी है। इसमें मेजरली हम 7 क्वेश्चन से बात करेंगे। पहले, सर रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या होगी। सर अगर मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाता है तो मैं इसकी तैयारी किस तरीके से करूँ, मैं इसमें स्पेशल फोकस सब्जेक्ट मेरे कौन से रहेंगे, रिवीजन कैसे करनी है, प्लस टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करनी है, MCQ के बारे में क्या करना है, और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट, सर करंट अफेयर का क्या करना है। और एंड में हम देखेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है। तो इन्हीं 7 सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला सवाल, सर रिजल्ट कब आएगा। IBPS जो है अपना रिजल्ट 10 से 20 दिन के बीच में कभी भी अनाउंस कर सकता है। IBPS ने कोई एक फिक्स डेट नहीं दी कि इस डेट को रिजल्ट आएगा। होता क्या है, कभी कभार 10 दिन में भी आ जाता है। जब मैंने एग्जाम दिया था तो 17वें दिन रिजल्ट आया था। इसलिए 10 से 20 दिन का आप रेंज लेके चलो। दूसरा और इंपॉर्टेंट सवाल, सर कट ऑफ कितना आएगा। जब से आपकी प्रीलिम्स हुई है तब से यूट्यूब पे वीडियोस भरे पड़े हैं, कट ऑफ इतना जाएगा, कट ऑफ उतना जाएगा। कल के वीडियो में मैं भी कमेंट्स पढ़ रहा था, सही है कट ऑफ जा रहा है, वो कट ऑफ जा रहा है। मुझे तो लगता है एस्ट्रो टॉक के बाद यही लोग हैं जिनके हाथों में भविष्य देखने की कला है। तो इनकी बातों पर ना जाए। कट ऑफ देखिए प्रेडिक्टेबल नहीं है। जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने केवल एक वीडियो देखा था जिसमें वो बता रहे थे कट ऑफ जाएगा 35+। और मेरे यानी कि तेजस भास्कर के कुल मिला के अटेम्प्ट उतने नहीं थे, यानी कि 34 मेरा स्कोर आ रहा था। यानी कि उस साल ऐसा लग रहा था कि मेरी प्रीलिम्स नहीं होंगी, लेकिन कट ऑफ लगा 17। लेकिन हालांकि वो कट ऑफ जो है एक हाईली रेपुटेड इंस्टीट्यूशन ने बनाया था, तो कहीं ना कहीं मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी कि लगता था इस साल ना प्रीलिम्स कर पाएंगे ना मेंस कर पाएंगे। तो देखो कट ऑफ जो है वो कुछ भी जाए, अगर आपको भरोसा है कि हाँ मैंने ठीक ठाक किया था, मैंने अपना 100% दिया था, तो मुझे मेंस की तैयारी करनी ही करनी है। तो सर क्या हम इंतज़ार ना करें कि पहले रिजल्ट आए उसके बाद हम मेंस की तैयारी करें। तो देखो 15 दिनों में तुम क्या ही कर लोगे, जो तुम पूरे साल भर नहीं कर पाए तुमने 15 दिन में क्या ही उखाड़ना है। तो जब आपके हाथ में 30 दिन है तो 15 दिन इंतज़ार क्यों करना कि भाई रिजल्ट आए मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूँगा। तो यही वक्त है, यही वो मौका है जब आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करें। प्रिपरेशन यहाँ पे वर्ड गलत होगा, यहाँ पे वर्ड सही होगा रिवीजन। तो रिवीजन आप अभी से स्टार्ट करें। तो तीसरा बड़ा सवाल, सर अगर हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो हमें रिवीजन में क्या पढ़ना है। पहली चीज़, आपको कोई भी नया सोर्स ऐड नहीं करना है। जितना अब तक आपने पढ़ा है बस उसी को एक बार रिवाइज़ करना है। मैं कहूँगा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिवाइज़ करें। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैंने एक महीने को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, 10-10 दिन के 3 हिस्से। जनवरी का महीना था, मुझे लगा था मैं कहीं ना कहीं 3 रिवीजन कर पाऊँगा, लेकिन मेरे सोर्सेस इतने थे कि मैं केवल 2 रिवीजन दे पाया। 15-15 दिन के अंदर केवल 2 रिवीजन मेरी गई, लेकिन उस पर भी मेरा मेंस क्लियर हो गया। तो सर जो लोग मार्केट में नए सोर्सेज बेचने आएंगे उनका क्या। देखो मार्केट में लोग आएंगे, लोग अपना प्रमोट तो करेंगे, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद पे कितना ज़्यादा भरोसा करते हैं। अगर आपको खुद पे भरोसा है, खुद के सोर्सेज पे भरोसा है, अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि नहीं इतना पढ़ने पे मेरा हो जाएगा, तो बस आप सिलेक्शन से केवल एक कदम पीछे हैं। सर हमें ये पढ़ रहा है, रिवीजन पढ़ रहा है, तो हमारा स्पेशल फोकस क्या होना चाहिए। तो हमारा स्पेशल फोकस होना चाहिए माइनर पे। तो माइनर में हमें क्या पढ़ना है, सीड साइंस, सेरिकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीज़ें हमको कवर करनी है। देखिए फिशरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल 4 क्वेश्चन आए थे, इस साल भी फिशरी के लिए कई सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स निकली हैं। तो फिशरीज़ पे कहीं ना कहीं सवाल आना लाजमी है। फिशरी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। बाकी के बात रही मेजर सब्जेक्ट्स की, जैसे कि एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, इनको आपको मिनिमम 2 रिवीजन तो देनी ही देनी है। और माइनर को कम से कम 3 या 4 रिवीजन आपकी बनती है। देखो IBPS A4 की मेंस में एक पैटर्न हमेशा आप नोटिस करिए, कट ऑफ जो है वो 30 के अराउंड हमेशा घूमता रहता है, चाहे 30 के अंदर हो चाहे 30 के ऊपर हो, लेकिन 35 से 27 के बीच में कट ऑफ हमेशा रहती है। एक आध साल ऐसा होता है कि कट ऑफ जो है 35 के ऊपर निकल जाती है। तो हमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि 30 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हर कोई अटेम्प्ट कर लेगा, हर कोई। लेकिन उसके बाद के जो 8-10 नंबर के क्वेश्चन हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। और वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो आते हैं आपके माइनर से। अगर वो माइनर के क्वेश्चन आप कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले पाएंगे। तो आपको आपका फोकस कहाँ शिफ्ट करना है, ये आपको खुद के एनालिसिस से करना होगा। सर मेरा माइनर कितना स्ट्रॉन्ग है, मेरे मेजर कितने स्ट्रॉन्ग्स हैं। अगर आपको लगता है मेजर मेरे हाथ ठीक ठाक है तो माइनर पे ज़्यादा फोकस करिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेस्ट सीरीज़ पर। सर क्या हमें नई टेस्ट सीरीज़ खरीदनी चाहिए या फिर जो मैंने खरीदी हुई है उसी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो देखो 2000-3000 क्वेश्चन सॉल्व करके भी कुछ नहीं होने वाला, अगर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम लेवल के ना हो तो। इसलिए कि एग्जाम लेवल के क्वेश्चन को आपको टच करने के लिए मैंने जो टेस्ट सीरीज़ बनाई उसका आप एक बार ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। 30 डे 30 मॉक चैलेंज को भी आप
वो चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसमें आपको एग्जाम लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ आपको MCQ रीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो करनी ही करनी है। यहाँ पे कुछ बुक्स मैं मेंशन कर रहा हूँ जिसको आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं, जिन बुक्स को पढ़ के मैंने खुद ने F4 की एग्ज़ाम निकाली है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। बहुत सारे लोग इसी में कन्फ्यूज रह जाते हैं कि सर अब जो हमने पढ़ा है वो पढ़े, करंट अफेयर्स को पढ़े। तो देखो, करंट अफेयर्स के मामले में मैं कहूँ तो जो करंट अफेयर्स है वो केवल और केवल आपको स्कीम से रिलेटेड पढ़ने हैं। आपको आपकी स्कीम मजबूत बनानी है, उसके ऊपर के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, प्लस उसको आपको इतना रिवाइज करना है कि बस आपको नींद में भी याद आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन स्कीम से बन सकता है। दूसरा, सर जो रिसेंट न्यूज़ है, रिलेटेड न्यूज़ है, क्या वो हमें करनी है? तो देखो, मैं कहता हूँ उसमें से कुछ भी मत करो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने 12 महीने के सारे करंट अफेयर्स एकदम रट लिए थे, नॉट अ सिंगल वन। उसमें से एक भी सवाल नहीं आया था जो मेरे करंट अफेयर से मैच कर रहा हो। तो इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप करंट अफेयर्स के पीछे मत भागिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप स्कीम का पीछा छोड़ दें, आपको स्कीम करनी ही करनी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर जब भी मॉक देते हैं स्कोर कम आता है, तब हमें स्ट्रेस टेंशन होने लगती है। दूसरा, सर जब भी कोई कट ऑफ की बात करता है तब हमें स्ट्रेस और टेंशन होने लगती है। तो देखो, ये सारी चीज़ें लाजमी है। ऑफकोर्स आपने 1 साल दिया है, 2 साल दिए हैं, 3 साल दिए, किसी ने 4-5 साल भी इसके पीछे दिए हैं, तो स्ट्रेस और टेंशन आना ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस और टेंशन वो कांटा है जिसके चुभने से आदमी धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। तो सर स्ट्रेस और टेंशन को किस तरीके से मैनेज करें? तो इसके लिए मैं 2 रास्ते बताऊंगा। एक, अपने उन दोस्तों को अपने से दूर रखो जो इस वक्त F4 की तैयारी कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटर हैं और वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये डाल देंगे कि तेरा ये सब्जेक्ट रह गया, तूने ये चीज़ नहीं पढ़ी, तूने वो चीज़ नहीं पढ़ी, मुझे ये चीज़ आती है, तुझे ये चीज़ नहीं आती। इससे टेंशन पैदा होती है। दूसरा, जो कट ऑफ की बातें करते हैं, ये सबसे निगेटिव लोग वही होते हैं जो कट ऑफ की बातें करते हैं। कट ऑफ इतना जाएगा, कट ऑफ उतना जाएगा, 40+ कट ऑफ लगेगा, 35+ कट ऑफ लगेगा, 80+ कट ऑफ लगेगा, 90+ कट ऑफ लगेगा। तो ये सारी उनकी मनगढ़ंत बातें होती हैं। तो बस उन बातों पर कभी गौर मत करिए, उनको बस एज अ लाइटली लीजिए, क्योंकि उनके लाइटली लेने से ही आपका स्ट्रेस और फियर जो है मिनिमम लेवल पर रहता है। अगर आप उनको इग्नोर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस और टेंशन के शिकार हो जाएंगे। और ये मैंने खुद ने महसूस किया है कि स्ट्रेस कितना बुरा है आपकी सेहत के लिए, आपके करियर के लिए। ओशो ने एक बात कही थी, सलाह इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है, इसे हर कोई देना चाहता है लेकिन हर कोई लेना नहीं चाहता। लेकिन मैं ये कहता हूँ, सलाह अगर अच्छी हो तो ज़रूर ले लेनी चाहिए। हाँ, सलाह भी उनसे ले जिन्होंने F4 की एग्ज़ाम दी है, एग्ज़ाम क्रैक किया है। हर किसी की सलाह मानने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको डाउट है, सर मेरा 1-2 मार्क्स से कट ऑफ रह जाएगा, यानी कि 50-50% चांसेस है कि मैं मेंस को अपेयर हो जाऊँगा या फिर नहीं होऊंगा। तो यहाँ पे मुझे एक कहानी याद आती है तानाजी मालुसरे की। तानाजी मूवी तो आप सबने देखी होंगी। उस मूवी की एक्चुअल स्टोरी यह है, जब मराठे कोंडाना पे आक्रमण करते हैं तो उन्हें तानाजी मालुसरे लीड करते हैं। अटैक के वक्त कुछ वक्त ऐसा आता है जब मराठे हारने लगते हैं। मराठे जो है एक क्लिप से रस्सियाँ बांधकर उस किले में चढ़े थे। मराठाओं को हारता देख तानाजी के जो मामा हैं, शेलार मामा, उन्होंने उस किले पे लगी हुई जितनी भी रस्सियाँ हैं, जो नीचे जाने की सारी रस्सियाँ थी, वो सारी काट दी थी और कहा था, या तो करो या तो मरो, आइदर डू और डाई। आप इन मुगलों से लड़के मरो या फिर इस किले से कूद के मर जाओ, आपको मरना तो दोनों हालत में है। तो मैं भी यही कहूँगा, आप अगर प्री क्लियर कर जाते हैं तो भी आपको पढ़ना है, अगर नहीं भी करते तो भी आपको पढ़ना है। यानी कि हमको कुछ भी करके मेंस के लिए हमको ये सोच के चलना है कि सर हम मेंस के लिए अपेयर हो ही रहे। यानी कि हमको इन एंड हाउ कंडीशन, चाहे मेरे 10 अटेम्प्ट हो चाहे मेरे 15 अटेम्प्ट हो, मुझे मेंस के लिए पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत से बच्चों का यहाँ तक कंडीशन आ जाती है जब रिजल्ट लगता है और उनका मेंस के लिए क्वालिफिकेशन हो जाता है, उनको तब जाके रियलाइज़ होता है कि हाँ हमें 15 दिन पहले स्टडी कर लेनी चाहिए थी। तो सर क्या हम ये जो 15 दिन है दोबारा प्री को ना दें, यानी कि बाकी के एग्ज़ाम टारगेट ना करें? तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि आपने जो साल भर में नहीं उखाड़ पाए वो आप 15 दिनों में नहीं उखाड़ सकते। तो इसीलिए आप मेंस पे फोकस करें। मेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पे स्कोरिंग कर गए तो आप डेफिनेटली आपके F4 के एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप टेस्ट सीरीज ज़रूर अटेम्प्ट करिए। जितना आपने पढ़ा है बस उसी को एक बार 2 बार 3 बार रिवाइज़ करिए। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस आपका स्ट्रेस और टेंशन दोनों को काबू में रखिए। और आपको मेंस के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।